लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए लाए गए ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाअत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अर्जी गुजारों को नए सिरे से अर्जदाश्त दाखिल करने को कहा। अदालत में इस मामले में अगली समाअत 6 अप्रैल को होगी। दरअसल यूपी हुकूमत ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि तब्दीली मजहब वाला ऑर्डिनेंस अब कानून बन चुका है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि 4 मार्च को रियासती असेंबली से मंजूर होकर यह कानून बन चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद अदालत ने अर्जी गुजारों से कहा कि इस मामले में नई अर्जी दाखिल करें। मेरठ में भी पिछले 1 हफ्ते में कोरोना इन्फेक्शन के मुसलसल बढ़ रहे मामलों के बाद मेरठ जिला इंतजामिया और महकमे सेहत ने सभी CH, CPHC और अस्पतालों को खास हिदायत जारी की है। कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों की पहचान के साथ कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए कोविड वार्ड वाले अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। खास तौर पर बाहर से आने वाले मुसाफिरों पर निगाह रखी जा रही है और वैक्सीनेशन मुहिम को भी तेज किया गया है। फिलहाल हमारे पास कोविड सेंटर्स जो पेशेंट को एडमिट करने के लिए हैं L2 और L3 वो हैं प्यारेलाल शर्मा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज। फ़िलहाल हमारे पास काफ़ी बेड्स अवेलेबल हैं इन दोनों जगह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। पहले पूर्व में जो भी अस्पतालों को हमने जारी किया गया था प्राइवेट के और धन सिंह कोतवाल हमारा सरकारी था, उसको भी हमने लेटर जारी कर रहे हैं जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े तो उन सबको दोबारा एक्टिव यूज़ में लाके इस्तेमाल किया जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रियासत उत्तर प्रदेश में भी होली से कबल लॉकडाउन या रात का कर्फ्यू लगाए जाने की अफवाहें गर्म है। वहीं कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में तेजी के बावजूद जहां आम लोगों में लापरवाही नजर आ रही है, वहीं कारोबारी खौफजदा हैं। मौजूदा हालात में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे के पेश नज़र लोगों और कारोबारियों के तासुरात जानने की कोशिश की हमारी टीम ने। कोरोना इन्फेक्शन के एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे मामलों ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। एक तरफ तो जहां पर हुकूमतें और ज़िला इंतज़ामिया कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए तदबीरें कर रही हैं, अहकामात जारी किए जा रहे हैं, वहीं आम लोग जो हैं वो इसलिए खौफज़दा हैं कि अब तेज़ी से ये मामले बढ़ने लगे। ख़ासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ी से गुज़िश्ता 10 दिनों में मामले बढ़े हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्ट यूपी में, ख़ासतौर पर मेरठ में जो है वो तेज़ी से मामले बढ़े हैं। पिछले ही दिन 19 मामले सामने आए थे और 1 हफ्ते में 50 से ज़्यादा मामले जो है अब तक सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा खौफ जो है वो कारोबारियों में है। लोग अभी भी बदएहतियाती कर रहे हैं और मार्केट्स में निकल रहे हैं, बगैर मास्क के भी दिख रहे हैं और उस तरह से सैनिटाइज़र का और मास्क का इस्तेमाल भी लोग नहीं कर रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफज़दा जो हैं वो कारोबारी हैं कि कहीं फिर से एक बार लॉकडाउन न लग जाए और कारोबार को फिर से, जो अभी धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद से पटरी पर आना शुरू हुआ था, वो कहीं फिर से उसमें जो है उनको बंद ना कर दिया जाए। अकरम भाई, बहुत दिन बाद जो है लॉकडाउन के बाद फिर से कारोबार की शुरू हुआ था पटरी पर आना, अब फिर से एक बार खतरा पैदा हो गया है। आप लोग क्यों खौफज़दा हैं और क्या आप देख रहे हैं कि मार्केट में जिस तरह से लोग हैं, बदएहतियाती हो रही है, कहीं एक खतरा बना हुआ है कि कारोबार पे असर पड़ जाएगा? देखिए, कारोबार पे तो 100% इस पर इसका असर पड़ेगा। व्यापारी पहले बहुत टूटा हुआ था और त्राई मची थी पहले, और फिर जो है कोरोना जो है फिर जो है प्रसार रहा है पूरा देश के अंदर। तो पहले 1-2 मरीज़ निकल रहे थे, अब इसकी बाढ़ सी आने लगी है, 15 से 15 आ रहे हैं, कभी 20 आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक डर भय बैठ गया है। और बच्चों के स्कूल से, जैसे बच्चों के स्कूल की जब छुट्टियां पड़ गई हैं तो यहाँ निकलने, जितने भी हमारे यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो हमें से पूछते हैं कि लॉकडाउन कब लगेगा। दहशत ऐसी बैठ गई है सब आम जनता में कि, और हमें बचाव भी करना चाहिए इसका। हमने अपने जो है सब व्यापारी भाई हैं यहाँ पे मेरे साथ खड़े हुए, सारे पदाधिकारी हैं मेरे संगठन के, तो हमने यही बात कही है सब व्यापारी भाइयों से कि जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनसे भी निवेदन करें कि मास्क लगा कर आएँ और सोशल डिस्टेंस ध्यान करके, और अपनी दुकानों पर जैसे पहले हम सैनिटाइज करते आए हैं, प्रशासन और शासन का हमने हमेशा साथ दिया है, इसी तरीके से हम शासन और प्रशासन का साथ देंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं मार्केट में अभी वो खौफ नज़र नहीं आ रहा है, लोगों में ख़ास तौर पर बहुत बदएहतियाती कर रहे हैं, उस तरह से प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए बड़ा ख़तरा है कि इस सब को देखते हुए मार्केट एक बार फिर से बंद कर दी जाएगी और फिर लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और कारोबारियों के लिए भी? जी हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी परेशानी है। सभी जानते हैं कि 1 साल पहले पूरा विश्व इस महामारी से बहुत
परेशानी में जूझा। पहल अगर हम करते हैं, अपना मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस का फ़र्क रखते हैं, तो इस चीज़ से हमें, बीमारी से हमें मुक्ति मिल सकती है। लोग यूँ नहीं समझ रहे, लोग धीरे धीरे समझेंगे। अब सब व्यापारियों ने आपस में मीटिंग ली हमने 2 दिन पहले, उसमें पूर्ण तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र जो भी पहले से यूज़ करते हुए आए हैं वो सब यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे उसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है सब हर आदमी खूब ज़्यादा है। क्या कहेंगे, क्या अपील आपकी लोगों से है? आप ये मार्केट में जो नज़ारा देख रहे हैं, जनता की लापरवाही आपको दोबारा एक लॉकडाउन के मुहाने पे लेकर आई। जनता को जो छूट दी गई उससे ये लगा कि अब कोरोना चला गया है। गोल घूम के वही लापरवाहियाँ बाज़ार में आ रही हैं। हम ग्राहक आते हैं, उनसे बोलते हैं भैया आपका चेहरा ढका हुआ नहीं है, आप मास्क पहनिए। मास्क नहीं है, गमछा है, दुपट्टे हैं, आप वो बांधिए। ये आपका तो है ही, सेफ्टी आपके हाथ में है और हमारी भी सेफ्टी है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। इसका नतीजा ये है कि आज काफ़ी राज्यों में वीकली लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हम यही अपील करते हैं, आपका स्वास्थ्य अपने है, परिवार आपका अपना है। वो आप मंजर देखिए, जब उनके इंतकाल हुए आप उनको देख नहीं पाए, वो मंजर दोबारा चाहते हैं क्या? अरे हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपके परिवार है, सदस्य हैं, सबका ध्यान रखें, साफ रहें, स्वच्छ रहें। बहुत सही बात ये कही है कि अगर हम उस 1 साल पहले के हालात से सबक ले लें तो आज हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं कि हम जो भी एहतियाती तदबीर हैं उन पर अमल करें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो नौबत आ जाए कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाए और उससे न सिर्फ कारोबार मुतासिर होगा, रोज़गार मुतासिर होगा, बल्कि आम लोग जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, जो रोज़ कमाने वाले हैं, सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी मुतासिर होगी। और ये ख़तरा लगातार बना हुआ है, लेकिन अभी उस तरह की लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं जिस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। बहन से छेड़खानी करने वालों की मुखालफत करना एक भाई को भारी पड़ गया। छेड़खानी करने वालों ने भाई के साथ पैर बांधकर जबरदस्त पिटाई की और वीडियो बनाकर वायरल भी किया। मामला मेरठ के कंकरखेड़ा थाना इलाके का है, जहां एक शख्स ने अपने पड़ोस में रहने वाले खानदान पर बहन से छेड़खानी करने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में शिकायत की और पिटाई करने की वीडियो सबूत के तौर पर पेश करते हुए मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं वायरल वीडियो और शिकायत की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई की बात कही है। हाथ पैर बांधकर पिटाई करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। मेरे बहन रोज चीनी चाय पत्ती लेने जाते, उनकी परचून की दुकान है। मेरे बहन को रोज छेड़ता, तो मैंने 2-4 बार उसको समझाया, जब भी नहीं समझा तो कल के दिन मेरे बहन को ज़बरदस्ती पकड़ के उनका कबाड़ी के गोदाम में ले जा रहा था। तो मेरे बहन ने अल्लाह मचाई, तो मैं बक्काया, तो मैं उसे मारने लग गया। तो मैं उसको मारने लग गया तो उसको पूरा खानदान लोग मुझे मार के, मुझे फांसी डाल के मुझे पूरा रोड में घिसाते हुए ले गए। ये कंकरखेड़ा थाने का एक प्रकरण आज संज्ञान में आया है और इसमें मद्रासी लोगों का कुछ एक समूह साथ में रहता है। इसमें आपस में 2 परिवार जो पड़ोसी हैं, एक व्यक्ति ने ड्रिंक किया हुआ था, उसके बाद उसने कुछ बोला जिसको लेकर दूसरे परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें कार्रवाई जो विधिक है वो दोनों पक्षों पर सुनिश्चित की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे लिसानियात के ज़ेर एहतमाम डिजिटल अहद में ज़बान के निसाब तालीम के लिए वसाइल की तैयारी के मौजू पर 2 रोज़ा वेबिनार कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें वजारत तालीम, हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी अमित खरे के साथ AMU वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर और कई आलमी माहिरीन ने शिरकत की, जिसमें सभी ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह तस्लीम किया कि मुल्क में कोरोना के सबब बदलते हालात और मंजरनामे को देखते हुए तालीमी निज़ाम में भी बदलाव ज़रूरी हो गया है। बल्कि कोविड ने हमें इस बात का शिद्दत से एहसास दिलाया है कि ऑनलाइन तालीम की तरफ मुंतकिल होने के दौरान हमें अपने तालीमी निज़ाम में जो कमियां नज़र आ रही हैं उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। वेबिनार के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर जहांगीर वारसी ने बताया कि बहुत सही वक्त पर इस आलमी वेबिनार का इनेकाद किया गया ताकि इसके जल्द अज जल्द मुस्बत नतायज बरामद हो सके। वेबिनार की सबसे कामयाबी ये रही कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी मादरी ज़बान पे लोकल लैंग्वेजेस की तरफ बहुत जोर दी गई है। तो उस हवाले से भी इस वेबिनार की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये थी कि इसका इनॉग्रेशन, इसका इफ्तिताह जो है
श्री अमित खरे साहब जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनके हाथों से अमल में आई थी। तो ये वेबिनार प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे वक्त में, बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक पे और बहुत सारे लोगों के ख्यालात आलमी सतह पर जो अपनी अहमियत अपने शोबे में अपनी अहमियत कायम कर चुके हैं, उनके हवाले से ये वेबिनार बहुत ही मालूमाती और बहुत कार। आलमी यौम तपेदिक यानी टीबी के मौके पर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की जानिब से एक CME और कौमी टीबी खात्मा प्रोग्राम NTEP बेदारी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर के साथ दीगर मारूफ मुआलिजीन और ज़िला अफसरान मौजूद रहे। टीबी के खात्मे से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया गया। वर्ल्ड में जितने टोटल पेशेंट हैं उसके करीब 26% अकेले इंडिया के अंदर हैं। तो इंडिया हब है ट्यूबरकुलोसिस की, और जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है MDR और XDR, इसीलिए अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें 2025 तक कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जबकि WHO ने जो प्रोग्राम दिया है वो 2030 और 2035 तक कंट्रोल करने के लिए है। जन आंदोलन के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि जनता में अवेयरनेस लाएं और कोशिश करें कि जो केसेस हमारे समाज में हैं वो सामने आएँ और लोग इसको डर के मारे या सोशल स्टिग्मा के तहत छुपाएं ना। तो जब केस सामने आएंगे तो उनका इलाज होगा तो केसेस जो हैं वो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। और जब समाज में कुछ तंग नज़र लोगों के दरमियान ऐसे अजीम इंसानों की भी कमी नहीं जिनके कारनामे पूरे माशरे के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गाजीपुर की सेवरई तहसील के 12 गांव के रहने वाले शेर खान की, जिन्होंने 16 साल काबिल गोद लिए हिंदू बच्चे की पहले परवरिश की और फिर पूरे हिंदू रस्म व रिवाज के साथ शादी कराई। शेर खान का कारनामा फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत के हामिल लोगों के लिए आईना है। इंसानियत और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल गाजीपुर के शेर खां का कारनामा। हिंदू बच्चे को गोद लेकर की परवरिश, उसके बाद हिंदू रस्म रिवाज से कराई शादी। फ़िरक़ा वाराना ज़हन के हामिल लोगों को आईना। गाजीपुर के 12 गांव के रहने वाले पप्पू के वालिदैन का बचपन भी इंतकाल हो गया। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में मोहम्मद शेर खान ने पप्पू को गोद लेकर परवरिश की। शेर खान के इस काम में उनके खानदान वालों ने भी पूरा ताउन किया। इस मुस्लिम खानदान ने अच्छी परवरिश के साथ पप्पू को तालीम भी दिलाई। जब पप्पू की शादी की उम्र हुई तो शेर खान ने उसकी मर्जी से उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से करवाई। शेर खान ने अपने हिंदू बेटे पप्पू की शादी अतरौली गांव के भगवान राम की बेटी काश्मीरा से कराई है और बाप बनकर हिंदू रीति रिवाज से सभी रस्में निभाई। अब तक पप्पू शेर खान के साथ ही उनके मकान में रहता था, लेकिन अब शेर खान ने पप्पू के लिए एक अलग कमरा बनवा दिया है जहां पप्पू अपनी अहलिया के साथ रहेगा। माँ का इंतकाल हो गया, इसकी चच्ची जो है ले आकर के हमारे घर, इसका उम्र 4 साल था। ये हमारे बच्चों के साथ खाया पिया जवान हो गया। इसके बाद इसकी शादी हमने कर दी। तब इसकी बारात गई थी, अच्छे से शादी हुआ है। किस धर्म के हिसाब से आपने? हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। कभी कोई ये सब गलत बात है। इंसान एक बराबर है। साथ में ये इसका पालन पोषण इसी परिवार में हुआ, ठीक है। इसका माँ बाप मर गए तो जाकर 4 साल को यहाँ आ गया। इसका उन्होंने घर द्वार बनवाया। शेर खान सारे लोग परिवार के लोग अपनी तरह इसको माने जाने इसका घर बनवा करके कल हंसी खुशी शादी हुई हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। इसका घर बसा दिया गया। इसी में हम लोगों की खुशी है, भलाई है। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो लड़का जो है 4 साल की उम्र से ही उनके घर पल रहा है। वो अपने बच्चों के साथ बच्चों के बराबर जो बच्चों का हक दिया, अपने बच्चों को हक देते थे, वही हक उसको देकर के उन्होंने पाला पोसा। जो उनके पास उनसियत रही उसके मुताबिक और उसको उस घर में विवाह करा करके उसकी ये बहू को
उस घर में उतारा और आज उन्होंने उसका बहुभोज किया अपने खर्चे से। शेरखां पप्पू को अपने बेटे की तरह मानते हैं। उन्होंने कभी भी मजहब को जिंदगी के आड़े नहीं आने दिया। बचपन से लेकर आज तक मुस्लिम खानदान में रहने वाले पप्पू को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी रही। घर में पप्पू के लिए सभी हिंदू त्योहार भी पूरा खानदान मनाता रहा है। पप्पू भी शेरखां को अपने वालिद और उनके 4 बेटों को अपना बड़ा भाई मानता है। गाजीपुर की ये खबर समाज को इंसानियत का आईना दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर में उर्दू और हिंदी की मुसन्निफा माह तिलत ने राम कथा का उर्दू में तर्जुमा किया है, जो कि किताब की शक्ल में आ गई है। माह तिलत अब तक 8 किताबें लिख चुकी हैं, जो उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में मुश्तमिल है। मुसन्निफा माह तिलत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। हिंदी और उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका माह तिलत जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अब तक 8 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं जो हिंदी और उर्दू में हैं, लेकिन 2016 में जब इन्होंने राम कथा को उर्दू में तर्जुमा करने की शुरुआत की और 2018 में इसका कवर पेज लॉन्च किया, उसके बाद वो चर्चा में आई। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं और वो किताब पूरी हो चुकी है। आइए इनसे जानते हैं कि मैम, जिस तरह से आपने शुरुआत की और अब वो पूरी हो गई है, कैसा लग रहा है और क्या सोचकर राम कथा को उर्दू में तर्जुमा करने का सोचा? जी, सबसे पहली बात तो कि ये प्रयास मेरा अपना अकेले का प्रयास नहीं है। इसमें मुझे मेरे प्रेरणा स्रोत पंडित बद्री नारायण तिवारी जी, जो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, उन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा दी कि मैं ये काम अपने कलम के ज़रिए करूं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर शामिल करूं अपनी ज़िंदगी में। और क्या सोचा कि जिस तरह से राम कथा को आपने तर्जुमान करने की सोचा उर्दू वाले, क्योंकि उर्दू वाले पढ़ना चाहते हैं, क्या सोच करके? देखिए, ये हमारा बहुत दिनों से एक ये था कि किसी धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद होना चाहिए। मुग़ल काल से ही राम कथा का अनुवाद होता चला आ रहा है, जो कि फ़ारसी में भी बहुत से लोगों ने किया। तो अनुवाद एक ऐसी कला है कि जिसके ज़रिए आप अपने धर्म में रहते हुए भी किसी दूसरे धार्मिक ग्रंथ को अपनी भाषा में अनुवादित करते हैं। और जो लोग हिंदी या उर्दू नहीं जानते हैं तो उनके सामने ऐसे ग्रंथ आते हैं, तो उसके ज़रिए पता चलता है कि हमारे दूसरे धर्मों में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं। और भगवान श्री राम, जो एक आदर्शवादिता का पूरा एक स्वरूप हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में कैसी ज़िंदगी जी, उनके कैसे रिश्ते थे, उन्होंने अपनी प्रजा के साथ कैसी ज़िंदगी जी, उन्होंने कितना त्याग, कितना बलिदान किया, ये सब समाज के आगे आना बहुत ज़रूरी था। मैम, एक चीज़ और कि आमतौर पर देखा गया है, कभी सवाल उठते हैं, कभी कोई जब मुस्लिम महिला कहीं आरती कर देती है या कहीं कुछ लिख देती है, कुछ इस तरह के बयान आते हैं, तो लोग उस पर सवाल उठाते हैं। कभी आपने इस बारे में तो नहीं सोचा कुछ? नहीं, ना मेरे साथ ऐसा कोई सवाल उठा है। और वो एक बात कहते हैं ना कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो और अच्छे मन से कोई काम किया जाए तो उसके नतीजे भी अच्छे ही आते हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ दोनों कम्युनिटी की, जिसमें मुझे हिंदू भाइयों ने बहुत प्रोत्साहित किया और मुसलमानों की तरफ से मुझे कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो जिस तरह से आपने देखा कि माह तिलत जी का साफ तौर से कहना है कि इस किताब को लिखने का उनका क्या मकसद था। कानपुर से संदीप सवितानी, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का। बिहार की खबरों का रुख करेंगे नजर हेडलाइंस पर। हंगामे के बीच कानून साज काउंसिल से बिहार सशस्त्र पुलिस बिल पास। काउंसिल में बरसर इख्तियार ग्रुप और अपोजिशन के बीच हाथापाई की नौबत। अपोजिशन कर रहा है असेंबली की कार्रवाई का बायकॉट। तेजस्वी यादव का ऐलान, जब तक सीएम माफी नहीं मांगेंगे अपोजिशन नहीं रखेगा असेंबली में कदम। अपोजिशन पर जमकर बरसे सीएम नीतीश। कहा अपोजिशन ने की असेंबली की कार्रवाई तार तार। अपोजिशन को आवाम के मुद्दे से मतलब नहीं, वक्त बर्बाद करना है मकसद। असेंबली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। जेडीयू के महेश्वरी हजारी के हक में पड़े 124 वोट। अपोजिशन के उम्मीदवार भूदेव चौधरी को एक भी वोट नहीं।
कानून साज काउंसिल में भी बरसर इख्तिदार ग्रुप और अपोजिशन के अरकान के दरमियान खूब तनातनी हुई। कारगुजार चेयरमैन काफ़ी देर तक दोनों फरीकों को समझाते रहे, लेकिन वो लोग नहीं माने और खूब बहस हुई। यहाँ तक कि जब सीएम नीतीश कुमार बोलने खड़े हुए तो उनका भी एहतराम नहीं किया और हंगामा करते हुए ऐवान से बाइकआउट कर गए। कानून साज काउंसिल के हंगामे के दरमियान वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि असेंबली में इन लोगों ने गुंडागर्दी की, लेकिन बरसर इख्तिदार ग्रुप ने अमन बरकरार रखा। नीतीश कुमार ने कहा कि इनकी हरकतों की वजह से आवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया। इधर के सारे लोग आराम से बैठे बोल रहे हैं, सुनिए। और जो गुंडागर्दी किया है, ये गुंडागर्दी जो कर रहे थे तो अपना याद करिए, और जनता रिजेक्ट किया है और आप लोगों का ठीक से जवाब देगी। नहीं, ठीक है। और सबको मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हो, है? और यहाँ के लोग शांति से बैठे हैं। आप लोग जो अटैक करते हो, इधर के लोग अटैक करते हैं, इधर के लोग सुन लेते हैं। इस तरह का कांग्रेस के लोग भी नई परंपरा का चक्कर में पढ़ करके अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सदन नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं विधानसभा में इस तरह का नहीं। आप लोग विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर किस तरह से किया, तो यहाँ क्या किया वहां जाके पता कर लीजिए। और पूरा का पूरा एनडीए के तमाम लोग बैठे रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं, अंदर बैठिए। आप लोग बैठिए, बताना चाहिए किसी भी चीज को, और चुपचाप अपने कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, अपनी बात कहिए। क्या संख्या है इधर की, क्या संख्या है बता पूछ बोल रहे हैं। ऐवान में हंगामा आराई के दरमियान आज कानून साज काउंसिल से भी बिहार खुसूसी सशस्त्र पुलिस बिल 2021 पास हो गया। बिहार असेंबली में हंगामा और पटना की सड़कों पर आरजेडी कारकुनान की पुलिस के साथ झड़प के बाद आज तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार हिटलर शाही चला रही है। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी हुकूमत दायमी नहीं होती। कल के दिन ही भगत सिंह शहीद हुए थे और कल के दिन ऐसा काला कानून सदन के अंदर पेश किया गया, और जिस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीरहरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूसे, मां बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं?